नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं अंतर्भारती मराठी इससे चौथा अध्याय दादू यह लेकर आई हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए। इसका स्वाध्याय वाला वीडियो मैं कल डालूँगी और आज हम इसका एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्या को देख लेते हैं। इसे लिखा है वी.स. खांडेकर इन्होंने, जिनका जन्म हुआ था 1898 में और इनकी मृत्यु हुई 1976 में। हम देखते हैं ये कादम्बरीकार थे, कथाकार थे, लघु निबंधकार थे, समीक्षक भी थे यानी क्रिटिक भी थे और पटकथा लेखक भी थे यानी फिल्मों की जो है कथा है वो भी लिखा करते थे। दोन ध्रुव, उल्का, हिरवा चाफा, पांढरे ढग, जळलेला मोहोर इत्यादी कादंबऱ्या, वायुलहरी, चांदण्यात, सायंकाळ इत्यादी लघुनिबंध संग्रह आणि अश्रू, ययाती, अमृतवेल ह्या त्यांच्या प्रसिद्ध कादंबऱ्या आहेत. आईप्रमाणे काळजी घेणाऱ्या दादूच्या प्रेमळ व संवेदनशील वर्तनाचे भावस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकाने केलेले आहे. यानी माँ के जैसे, आईप्रमाणे यानी माँ के जैसे, काळजी घेणारे मतलब ध्यान रखने वाले, दादू जिनका स्वभाव प्रेमळ था यानी प्रेम से भरा हुआ, संवेदनशील था, इनका जो स्वभाव था उसका भाव स्पर्शी वर्णन इस लेसन में जो है लेखक ने किया हुआ है. आइए हम देखते हैं, इसको शुरुआत कर देते हैं. मी इथे शिकायला आलो होतो. लेखक बोलता है मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया था. शिकायला यानी पढ़ने के लिए. 2 खोल्यांचे घर मिळाले होते. खोल्या मतलब रूम. 2 खोलियों का घर उनको रहने के लिए मिला था. आणि मालकातर्फेच दादू नावाचा अनुभवी गडी ही लाभणार होता. और जो मालिक था उस घर का, उसी की तरफ से एक नौकर, गडी यानी नौकर, वो भी मिलने वाला था जो कि बहुत अनुभवी था. दादू ही व्यक्ति वरवर पाहिली तर जरा विचित्रच दिसत होती. वो बोले अगर दादू को वैसे देखा जाए, ऊपर ऊपर से, वरवर यानी ऊपर ऊपर से देखा जाए तो वे बड़े विचित्र दिखाई देते थे. एक खांदा विचित्र रीतीने उड़वत चालण्याची त्यांची लकब होती. वो बोले कि एक खांदा वो ऊपर की तरफ उड़ा कर चलते थे, ये उनकी अलग ही तरह का अलग ही तरीका था. वाढलेली दाढी खाजवत तो माझ्याशी बोलू लागला. तेव्हा माझ्या मनात आले, या म्हाताऱ्याला आपण गडी म्हणून ठेवणे महामूर्खपणाचे होईल. अब लेखक बोलता है कि जब उसकी बड़ी हुई जो दाढ़ी है, वाढलेली दाढ़ी यानी बड़ी हुई दाढ़ी, खुजाते हुए वो जब लेखक के साथ में बात करने लगा तो लेखक को लगा कि उसने जो है इसको रख के, अपना गडी यानी नौकर रख के बहुत मूर्खपना का कार्य किया है. ही पीड़ा चुकवायची एक नवीन युक्ति मला सुचली. उसने सोचा कि ये तकलीफ से जो है छुटकारा पाया जाए, इसके लिए उसको एक नया आइडिया आया. दादूचा पूर्वीचा पगार फक्त 3 रुपये होता. यानी उसका, दादू का जो है पगार सिर्फ 3 रुपये था पहले का. आता तो 4 किंवा 5 रुपये मागेल आणि तसे मागितले की तुझ्यासारखा लबाड मनुष्य मला नको असे आपल्याला सहजच म्हणता येईल. वो बोले अब इस बार जब मैं उससे पूछूंगा तो उसका पहले का पगार तो 3 ही रुपये था, लेकिन अब मैं जब उससे पूछूंगा तो वो झूठ बताएगा मुझे कि 4 या 5 रुपये बोलेगा कि पहले 3 थे अब मैं 4 या 5 रुपये लूँगा. या ये भी झूठ बोल सकता है कि मैं 5 ही रुपये पहले लेता था. तो फिर मैं उससे बोल दूँगा तसे मागितले यानी वैसा उसने मांगा तो फिर मैं उससे बोलूँगा कि तुझ्यासारखा लबाड मनुष्य मला नको आणि तेरे जैसा झूठा आदमी मुझे नहीं चाहिए असे आपल्याला सहजच म्हणता येईल. वो बोले ऐसा तो बड़े आसानी से मुझे बोलते आएगा. असा विचार करून मी दादूला म्हटले. यानी ऐसा विचार करके वो दादू को बोलने लगा, मी सांगेन ते काम करावं लागेल तुला. यानी लेखक बोला कि मैं जो काम बोलूँगा वो तुमको करना पड़ेगा. त्याने मोठ्या आनंदाने मान डोलावली. यानी दादूने बड़े खुशी से अपनी गर्दन हिलाई. पगार काय घेणार तू, मी प्रश्न केला. लेखक ने पूछा पगार यानी जो तेरी सैलरी है वो कितनी लगा. त्याने हसत उत्तर दिए. हंसते हुए बोला पूर्वी मिळत होता तेवढाच द्या. यानी जितना पहले मिलता था उतना ही दो. अरे पण तेवढा म्हणजे किती. याने लेखक बोलते अरे उतना यानी कितना. तर आता याची लबाडी कळणार या कल्पनेने मी हसत हसत विचारले. और लेखक बोल रहा है अब जो है इसकी लबाड़ी यानी झूठापन जो है मुझे कळणार यानी समझ में आएगा, मालूम पड़ेगा. इसकी कल्पना करके मैं हंसते हंसते उससे पूछ रहा था कि कितना था तेरा पहले का पगार. तो वो बोलता है 3 रुपये. दादू ने उत्तर दिले यानी उसने उत्तर दिया कि 3 रुपये. मी चकित झालो. लेखक बोले मुझे आश्चर्य हुआ. या अडाणी गळ्यातला प्रामाणिकपणा दिसताच माझ्या मनात एक उज्ज्वल छटा चमकून गेली. वो बोले इस अनाड़ी व्यक्ति, अडानी यानी अशिक्षित व्यक्ति के अंदर का प्रामाणिकपना यानी ईमानदारी देखकर मेरे मन में एक उज्ज्वल छटा
चमक गई, यानी एक स्वच्छ छटा उसके लिए मेरे मन में आ गई. और वो बोले की मी काहीच बोलत नाही. असे पाहून दादू म्हणाला, 3.25 रुपयांवर सुद्धा राहीन मी साहेब. वो बोला कि लेखक कुछ भी नहीं बोल रहा था, तो दादू उसको थोड़ी देर देखकर बोले कि कोई बात नहीं, मैं तो 3.25 रुपये लेकर भी रह लूँगा साहब. दादूच्या वृक्ष दिसण्याच्या आड एक वेगळे सौंदर्य आहे असा मला भास झाला. अब लेखक बोलते हैं, दादू जो ऊपर से रूखे सूखे दिखते हैं, उसके आड़ में यानी उसके पीछे कुछ अलग ही सौंदर्य, कुछ अलग ही सुंदरता है, ऐसा भास, ऐसा उसका अनुमान जो है लेखक को आया. हा भास क्षणिक नव्हता. वो बोले ये जो भ्रम है, भास यानी भ्रम है ना, वो बोले ये भ्रम जो है कुछ क्षण के लिए नहीं था. मी सांगेन ते काम करायला हवं असे कामावर ठेवताना मी दादूला बजावले होते. वो बोले जब मैंने उसको बोला था कि मैं जो बोलूँगा वो काम तुमको करना पड़ेगा, ऐसा उनको काम पर रखते समय मैंने बोला था, पण मला त्याला काही सांगण्याचा प्रसंगच येत नसे. पर बोले मुझे उसको कुछ बोलने का काम ही नहीं पड़ता था. प्रसंगच येत नसे यानी ऐसा कोई काम ही नहीं पड़ता था मुझे कि मैं उसको कुछ बोलूँ. मी सकाळी उठण्याच्या आधीच गवळ्याच्या घरून तो दूध घेऊन येई. यानी लेखक बोलते मैं सुबह उठ जाऊँ इससे पहले ही वो गवळ्याच्या घरून, यानी जो गायों को पालता है उसको गवळी बोला जाता है, तो उसके यहाँ से दूध लेकर वो आ जाता था. मी उठून चूड़ भरायला लागलो. चूड़ भरना यानी कुल्ला करना. बोले मैं उठ के सुबह जब कुल्ला करने लगता कि दादू स्टोव फरफरू लागे, यानी तुरंत वो स्टोव जलाने लगता है चाय बनाने के लिए. मला चहात कमी साखर लागते है, त्याला दुसऱ्यांदा काही सांगावे लागले नाही. वो बोले मुझे चाय में शक्कर जो है कम लगती है, ये उसको दूसरी बार बिल्कुल नहीं बोलना पड़ा. मला काडीचाही त्रास होऊ नये म्हणून तो जी धडपड करी ती पाहिली कि मला आईची आठवण होई. वो बोले मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए इस चीज़ के लिए. वह जितनी धड़पड़ यानी जितनी मेहनत करता था, वो देखा कि मुझे मेरी माँ की याद आ जाती थी. आठवण होई यानी याद आती थी. दादू पंपाने पाणी काढू लागला की माझ्या मनात येई, ह्या खळकाळ जागेच्या पोटात जसा पाण्याचा झरा आहे, त्याप्रमाणे वरून वृक्ष दिसणाऱ्या दादूच्या अंतकरणातही प्रेमाचा एक गोड झरा है. वो बोले दादू जब पंप से पानी निकालते थे, किस में से, कुएं में से या किसी भी ऐसी जगह से, क्योंकि यहाँ कुछ हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिया कि किस में से, पर हाँ किसी पत्थरनुमा जगह में से वो कुआं ही हो सकता है. तो बोले कि जब वो पंप से पानी निकालते थे कुएं में से, तो मेरे मन में आता था कि या खड़काळ जागेच्या पोटात जसा पाण्याचा झरा आहे, यानी ये पत्थरों से भरी हुई जगह के पेट में जैसा पानी का एक सुंदर सा झरना है, त्याप्रमाणे वरून वृक्ष दिसणाऱ्या दादूच्या अंतकरणातही इसी प्रकार से ऊपर से रूखे सूखे दिखने वाले इस दादू के अंतकरण यानी इसके अंदर भी प्रेम रूपी एक मीठा पानी का झरना जो है वो बह रहा है. दादू ने माझी सर्व माहिती केव्हाच काढून घेतली होती. वो बोले दादू ने मेरे बारे में सब बातें पहले ही मालूम कर ली थी, पण स्वतःविषयी मात्र तो फारसा बोलत नसे. पर वो खुद के बारे में, स्वतःविषयी यानी खुद के बारे में जास्त फारसा बोलत नसे, मतलब ज़्यादा बोलता नहीं था. एक दोनदा रंगात येऊन त्याने आपली थोडीफार माहिती मला सांगितली होती. वो बोले एक दो बार ऐसे रंग में आके यानी खुशी में, जैसे बातों बातों में उसने थोड़ी बहुत माहिती बता दी थी. त्यांचा मुलगा माझ्या एवढाच होता आणि सोलापूरला कुठल्याशा गिरणीत होता तो. वो बोले उनका जो लड़का है दादू का, वो मेरे इतना था यानी लेखक के इतना, और वो सोलापुर में किसी गिरणी में काम करता था, यानी किसी मिल में काम करता था. दादूच्या खेड्यातल्या जमिनीचा एक तुकडा सावकाराकडे खूप दिवस गहाण ठेवलेला होता. वो बोले कि दादू का जो खेड्यातला, खेड़ा यानी गाँव में जो एक ज़मीन का टुकड़ा था उनके पास में, वो वहाँ का जो साहूकार था, यानी वहाँ का जो साहूकार यानी गाँव का होता है ना, जिसके पास में सब गिरवी वगैरह रख सकते हैं, जगह वगैरह, वो व्यक्ति, तो उसके पास में गिरवी रखा हुआ था. गहाण यानी गिरवी रखा हुआ था. म्हातारपणामुळे शेती होई नशी झाली. अब बूढ़े हो गए थे, म्हातारपण आ गया था, इसलिए उनसे खेती नहीं होती थी. तेव्हा बायकोला घेऊन तो इथे आला आणि त्याने मुलाला सोलापूरला पाठवले. तब वो अपनी पत्नी को लेकर जो है दादू यहाँ आ गए, जहाँ पर कि लेखक अभी पढ़ने के लिए आया हुआ है, और जो लड़का था उनका अकेला उसको सोलापुर में भेज दिया.
फार उशिरा झालेला एकुलता एक मुलगा होता तो त्यांचा। अब वो लड़का उनको बहुत दिनों बाद हुआ था और अकेला ही था, इकलौता था। एकुलता एक याने इकलौता। तुम्ही आई बाप सोलापूरला मुलाकडेच का राहत नाही, म्हणून मी त्याला विचारले। लेखक ने पूछा, तुम माँ बाप सोलापुर में तुम्हारे लड़के के पास ही क्यों नहीं रहते हो, तुम उसके माँ बाप हो, तुम्हें रहना चाहिए। तेव्हा त्याने सांगितले। तब वो बोला, आम्ही दोघं सोलापूरला गेलो की तिथं पोराचा खर्च वाढणार, यानी अगर हम दोनों सोलापुर चले जाएंगे तो हमारे बच्चे का वहाँ पे खर्च बढ़ जाएगा। मग तो सावकाराकडली ज़मीन सोडवून कशी घेणार, फिर वो जो सावकार है उसके तरफ से हमारी जो ज़मीन गिरवी रखी हुई है उसको कैसे छुड़ाएगा। बायको इथं कडधान्य विकून 4 पैसे मिळवते। वो बोले जो सावकार यानी जमींदार, हाँ ठीक है, तो बायको इथं कडधान्य विकून 4 पैसे मिळवते। वो बोले जो पत्नी है मेरी ये यहाँ पे कडधान्य बेच देती है और उससे उसको 4 पैसे मिल जाते हैं। कडधान्य यानी जैसे मटकी, मूग या वाल वगैरह जो होते हैं, ये कडधान्य क्या, चना, ये सब कडधान्य के अंतर्गत आता है। तो वो भिगा के उसको मोड़ ला के फिर उसको बेचा जाता है ना, स्प्राउटेड वैसे वो बेचती थी, या भिगा के ऐसे ही बेचती थी, तो वो बिक जाते थे। वो बोले सोलापुरात ती काय करणार, अब सोलापुर में अगर हम चले जाएंगे तो वो वहाँ क्या करेगी, तिथं मोड खपतात की नाही कोण जाणे, नी सोलापुरात इथल्यासारखी कॉलेजं नाहीत, तेव्हा माझ्यासारख्या म्हाताऱ्याला तिथं कोण काम देणार। वो बोले वहाँ पे मोड़ जो है, मोड़ आए हुए जो ये कडधान्य है वो खपेंगे कि नहीं, यानी बिकेंगे कि नहीं, ये भगवान जाने। और सोलापुर में यहाँ के जैसे कॉलेज थोड़ी है, वहाँ पे मेरे जैसे बूढ़े लोगों को कौन काम देगा। पण मुला वाचून कसं करमतं रे तुला। लेखक बोलता है, तुमको बच्चे के बिना कैसे अच्छा लगता है, करमतं यानी कैसा मन तुम्हारा अच्छा लगता है तुमको यहाँ। न कर्माला काय झालं साहेब। वो बोले कि न अच्छा लगने को क्या हुआ, तुम्ही नाही का आलाय आई वडिलांना सोडून, तुम नहीं क्या तुम्हारे माँ बाप को छोड़ के यहाँ आए हो। तसाच माझा मुलगा मला सोडून गिरणीत गेला है, वैसे ही मेरा लड़का मुझे छोड़ के उस गिरणी में गया सोलापुर की। मी इथं तुमचं काम करतोय ना सोलापुरात, अशीच कोणीतरी म्हातारी त्याला जेवायला घालत असेल। बोले यहाँ जैसा मैं तुम्हारा काम करता हूँ वैसे ही सोलापुर में कोई न कोई म्हातारी यानी वृद्ध स्त्री उसको भी खाना खिलाती होगी। 3 महिन्यातच दादूची नी माझी कमीत कमी 3 वर्षाची ओळख आहे असे वाटू लागले। लेखक बोलता है, 3 महीने में मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं दादू को 3 सालों से पहचानता हूँ। क्रिकेट जोरात सुरू झाल्यामुळे कित्येकदा रात्री 8 वाजेपर्यंत मी बिरहाड़ी येत नसे। बिरहाड़ यानी घर। तो बोले क्रिकेट का हंगाम शुरू हो गया था और उस कारण मुझे रात को लेट हो जाता था। पण मला कितीही उशीर झाला तरी ओट्यावर अंधारात दादू माझी वाट पाहत बसलेला असे। पर वो बोलते हैं, मुझे कितना भी देर हो जाए लेकिन सामने ओटे के ऊपर यानी घर के सामने जो छोटा सा डेली बना हुआ रहता है बैठने के लिए, ओटला सा बना हुआ रहता है, फर्श लगा हुआ रहता है जो भी है, तो उसके ऊपर बैठकर वो अंधेरे में मेरी राह देखता बैठता था। एखाद्या दिवशी मला यायला उशीर झाला आणि डब्यातला भात निवून गेला तर दादू लगेच स्टोव पेटवायला उठे। वो बोले, एक आध दिन अगर मुझे देर हो जाए और डब्बे में रखा हुआ जो राइस है पकाया हुआ वो अगर निवून यानी ठंडा, निवून गेला मतलब ठंडा हो गया, अगर वो ठंडा हो जाए तो मुझे देखते ही दादू लगेच स्टोव पेटवायला उठे यानी जल्दी से जाके स्टोव जलाने लगते थे। थंडगार झालेला भात स्टोववर तापवला म्हणून त्याला उणउणीत भाताची गोडी कशी येणार। वो बोले कि ठंडागार हो चुका जो एकदम ठंडा हो गया उस राइस को अगर स्टोव के ऊपर गर्म भी कर ले तो उसको जो जो उणउणीत भाताची मतलब ताज़ा जो राइस रहता है वो कैसा उसमें गर्मी कैसी रहती है एकदम और मऊ लगता है, उसकी मिठास उसमें कैसे आएगी। पण दादूने ऊन केलेला तो भात खाताना मला फार गोड वाटे। पर बोले वो दादू ने जो ऊन किया हुआ यानी गर्म किया हुआ वो जो ठंडा राइस रहता था वो मुझे बहुत मीठा लगता था। त्या गोडीचा उगम अन्नात नव्हता, दादूच्या मनात होता। वो बोले उसकी जो मिठास थी उस राइस की, उसका उगम स्थान यानी उसका क्या बोलेंगे उसका उत्पत्ति का जो स्थान था वो उस अन्न के अंदर अर्थात राइस में नहीं था बल्कि दादू के मन में था। वो कितने मन से मेरे लिए वो सब कार्य करता था। एका रविवारी दादूची स्वारी क्रिकेटच्या मैदानावर दिसली। एक दिन दादू क्रिकेट के मैदान पर दिखे तेव्हा तर मी थक्कच झालो। लेखक बोले, तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एकदम धक्का लगा, थक्कच झालो यानी आश्चर्य हुआ। रात्री मी त्याला विचारले तेव्हा म्हातारा लाजेने अगदी चूर झाला। बोले, रात को मैंने उससे पूछा कि तुम क्रिकेट के मैदान पे क्या कर रहे थे, तो वो एक
एकदम शर्मा गया, एकदम शर्म से चूर चूर हो गया। पण थोड्या वेळाने त्याने ते कारण मला सांगितले, पर थोड़ी देर बाद उसने उसका कारण मुझे बताया। आदल्या दिवशी मी फार चांगला खेळलो होतो। याने एक दिन पहले जो है लेखक बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था। दादू सकाळी खानावळीत डबा आणायला गेला तेव्हा तिथल्या विद्यार्थ्यात माझ्या पराक्रमाच्याच गोष्टी चालल्या होत्या। बोले जिस खानावड़ी से यानी जहाँ पे टिफ़िन वगैरह लगाते हैं ना सब बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसको खानावड़ बोला जाता है ना। तो बोले कि जिस खानावड़ी में मेरा डब्बा आता था वो डब्बा लेने के लिए जब दादू सुबह वहाँ गया तो वहाँ पे जितने भी विद्यार्थी यानी बच्चे थे उसमें उनमें सब में मेरे ही पराक्रम यानी मैंने किए हुए जो है अच्छे कार्य किए ने जो क्रिकेट में पराक्रम करके आए थे ना, परचम लहरा के आए थे, उसकी बातें चल रही थी। त्या ऐकून दादूला वाटले आपल्या साहेबांच्या खेळाची सारे लोग इतकी स्तुती करतात तेव्हा आपणही तो पाहावा। तब फिर दादू को लगा कि अपने साहब के खेल की लोग इतनी प्रशंसा करते हैं, स्तुती करते हैं, तो फिर अपन भी वो देख के आए, पाहावा याने देखावा। सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात बाहेरगावी एक सामना ठरला। बोले सितंबर के लास्ट वीक में बाहर गाँव में एक जो है क्रिकेट का सामना होने वाला था। जहागीरदार यानी क्रिकेट का एक मॅच होने वाला था, सामना यानी मॅच। जहागीरदार नावाचा माझ्याच कॉलेजातला एक मित्र आमचा कप्तान होता, यानी एक कप्तान था जिसका नाम था जहागीरदार। वो लेखक के साथ ही कॉलेज में उनका सही दोस्त था। माझी फलंदाजी नी त्याची गोलंदाजी। वो बोले मैं बैटिंग कर रहा था और वो बॉलिंग कर रहा था। असा धुआ उडवला आम्ही दूसऱ्या बाजूचा यानी वो बोले हमने दूसरे बाजू की इतनी फजीती कर दी, ऐसी उनके धुआ उडवला यानी उनको हराया है ना। परत येताना मी जहागीरदाराच्या गाडीमध्ये बसलो, यानी आते समय रास्ते में जहागीरदार की गाडी में बैठे लेखक। गाडी हाकणे आणि सामान्याच्या गप्पा मारणे ह्या दोन पैकी अधिक बेफामपणे तो कोणती गोष्ट करत होता हे सांगणे फार कठीण होते। यानी वो गाड़ी चलाने से ज़्यादा और वो सामान्यचा यानी जो मैच हुआ था उसके बारे में तो बातें कम कर रहा था, लेकिन उसके अलावा जो बेफाम यानी बिल्कुल बिंदास होकर जो दूसरी बात कर रहा था वो बताना बहुत कठिन कार्य है। खेलताना मनुष्याला भान नसते। वो बोलता है खेलते समय मनुष्य को बिल्कुल भी शुद्धी नहीं रहती, यानी वो होश में नहीं रहता। त्यामुळे खेळाच्या श्रमाने माझे अंग किती आंबून गेले आहे याची कल्पना गाडीत बसेपर्यंत मला आली नाही। मग मात्र अंग ठणकू लागले। वो बोले उस खेलने के मेहनत के कारण मेरा जो शरीर है वो कितना थक गया था। आंबून गेले म्हणजे थकून गेले होते है ना। उसकी कल्पना उनको गाड़ी में बैठने तक नहीं आई, पर बाद में मात्र उनका बदन जो है ठणकने लगा यानी दुखने लगा। माझ्या बिराळापाशी गाडी येताच मी उतरू लागलो। बोले जैसे ही मेरा घर आया मैं उतरने लगा। तेव्हा जहागीरदार म्हणाला आमच्या बंगल्यावर चल की। यानी जहागीरदार बोला हमारे बंगले पे चलना, अंग फार दुखते। मी म्हटलं माझ्याच खोलीवर आपण चहा घेऊ। तो उसने बोला लेखक ने कि मेरा बदन बहुत दुख रहा है और मेरे ही रूम पे खोली यानी रूम पर अपन चाय पियेंगे। तो उसका मित्र उसके यहाँ आया, चाहा तो मोठ्याने हसत म्हणाला। वो बोले चाय कोई पीता है, हसने लगा। माझं सुद्धा अंग दुखतं है। वो बोला मेरा भी बदन दुख रहा है, चहाने नाही बरं वाटणार आता। अब बोले वो चाय से बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, अब मग काय मागवू। फिर वो लेखक पूछने लगा फिर क्या मंगाऊँ। तो म्हणाला बियर। तो शांतपणे म्हणाला। दादू ते ऐकत होता। उसने जैसे ही बियर बोला धीरे से दादू सुन रहा था। मी विचारात पडलो। सापावर पाय पडावा तसा दादू दचकला आणि भूत दिसले तर मनुष्य ज्या दृष्टीने त्याच्याकडे पाहिल त्या दृष्टीने तो माझ्याकडे बघू लागला। यानी वो विचार में पड़ गया कि और देखा कि दादू ऐसा दचक गया यानी ऐसा डर गया जैसे कि सांप के ऊपर पैर पड़ने पर आदमी डर जाता है और भूत दिखने पर जिस दृष्टि से डरी हुई दृष्टि से जो है आदमी किसी की तरफ देखता है उस नज़र से जो है वो लेखक की तरफ दादू देखने लगा। मी म्हटले अगदी धावत जा, जहागीरदारला हवी आहे। वो बोलते हैं कि दादू जो एकदम भागते हुए जाओ, धावत जा यानी भागते हुए जाओ, क्योंकि जहागीरदार को चाहिए। तो जहागीरदार असेल नाही तर राजा असेल, मी जाणार नाही। दादू बोला वो जहागीरदार हो चाहे वो कोई राजा हो, मैं नहीं जाऊँगा। मी हळूच म्हटले दादू ह्या महिन्याला तुला 1 रुपया जास्त देईन, मुकाट्यानं जा आणि वो बोलता है कि धीरे से बोलता है हळूच कि मैं तुझे इस महीने में 1 रुपया ज़्यादा दूंगा, इसलिए मुकाट्यानं जा यानी चुपचाप जा, मुंह बंद करके। मुकाट्याने ने मुंह बंद करके जा। एक सोडून 100 रुपये दिले तरी दादू ने माझी नोट फेकून दिली। दादू ने उसने दी हुई 100 की नोट फेक दी और बोले एक क्या 100 रुपये भी दोगे तो भी नहीं जाऊँगा। मी संतापाने म्हटले नोकरीवर ठेवलं तेव्हा मी सांगेन ते काम करायचं कबूल केलं होतंस तू। वो बोले मैंने संताप से यानी गुस्सा होते हुए आग बबूला होते हुए उसको बोला
कि नौकरी पर जब मैंने तुझे रखा था तब मैंने तुझसे कबूल करवाया था कि जो मैं बोलूँगा वो तुझे काम करना होगा. आत्ताच्या आता गेलास तर बरं आहे, नाही तर वो बोले ठीक है, अगर तू नहीं कर रहा है तो अभी के अभी तू चला जा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर नाही तर माझी नौकरी जाईल. होय ना. वो बोलता है दादू कि नहीं तो क्या मेरी नौकरी जाएगी, ऐसे ही ना. नमस्कार साहेब. वो नमस्कार करता है और बोलता है असली काम करून जगण्यापेक्षा पोटात काटे भरीन. वो बोले ऐसे फालतू के काम करने से अच्छा करके जीने से अच्छा, जगण्यापेक्षा इन्हें जीने से अच्छा मैं अपने पेट में काटे भर लूँगा पर ऐसे कार्य कभी नहीं करूँगा. त्याचा आवाज़ घोगरा झाला होता, डोळेही भरून आले होते, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसका गला भर आया था. घोगरा झाला होता यानी रोना आहे तब आवाज़ कैसा भर आता है वैसा. पुढे एक शब्दही न बोलता तो चालू लागला. आगे एक शब्द भी न बोलते हुए वो जाने लगा. माझी मलाच लाज वाटू लागली. मी धावत गेलो. दादू फाटक उघडत होता. मी त्याचा हात धरून म्हटले, दादू कुठं चाललास. यानी अब लेखक बोलता है मुझे मेरी शर्म आने लगी, लाज वाटू लगली ने मुझे ही मेरी शर्म आने लगी. मैं भागते हुए गया. दादू जो है फाटक खोल रहा था. मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे बोला, दादू कुठं चाललास. यानी कहाँ जा रहा है दादू. तुझ्या आई साहेबांकडे. वो बोलता है कि मैं तेरी माँ के पास जा रहा हूँ, तेरी माता जी के पास जा रहा हूँ. माझ्या आईकडं यानी मेरी माँ के पास. हो. तो वो लेखक बोलता है कशाला, यानी क्यों. तो बोलता है त्यांच्या झाडाला कीड लागली आहे हे सांगायला. यानी उनके झाड़ में कीड़ा लग गया है ये बताने के लिए मैं जा रहा हूँ. रागीट स्वराने मी उद्गार लो. लेखक बोला की मैं एकदम से गुस्से वाले स्वर में बोला, मी वाटेल ते करीन, तुला काय करायचं त्याच्याशी. यानी मैं जो चाहूँगा वो करूँगा. वाटेल ते करीन यानी मुझे जो अच्छा लगेगा वो करूँगा. तुझे क्या करना है उससे. मला काय करायचं आहे, मला माझ्या मुलाला सांभाळायचं आहे. वो बोले मुझे क्या करना है, ये मुझसे पूछ रहा है. मुझे अपने बच्चे को संभालना है, अपने लड़के को संभालना है. तुझा मुलगा तर सोलापुरात आहे. लेखक बोलताय तेरा लडका तो सोलापूर में. हो साहेब. तिथे तो काही भलतं करायला लागला तर त्याच्याजवळ असलेल्या म्हाताऱ्यांनी त्याला आवरायला नको का. तिथं लोकांनी त्याला सांभाळायला हवं. मग इथं मी. तो बोला कि हो हाँ साहब जो तुम बोल रहे हो सही है, परंतु वहाँ पर अगर कोई वो कुछ भलतं सलतं यानी कोई उल्टा सुल्टा काम करने लगे तो उसके पास रहने वाले जो म्हातारे यानी वृद्ध लोग हैं उन्होंने तो उसको अवेरना चाहिए. आवरायला नको का यानी अवेरना नहीं चाहिए क्या. तिथं लोकांनी त्याला सांभाळायला हवं. वहाँ के लोगों ने उसको संभालना चाहिए. मग इथं मी यानी यहाँ मैं तुमको संभालूंगा. त्याच्या डोळ्यातून घडघड पाणी वाहू लागले. उसके आंखों में से धड़ाधड़ पानी बहने लगा. घडघड याने पानी का बहाव होने लगा धड़ाधड़. त्याच्या पाठीवरून हात फिरवत मी म्हटले रडू नकोस दादू, तुझी नौकरी कायम आहे. याने लेखक ने उसकी पीठ पर से हाथ घुमाया और बोला कि रोए मत, तेरी नौकरी कायम है यानी अभी भी हमेशा के लिए. वो बोलता है नोकरी करिता मी रडत नाही साहेब, यानी मैं नोकरी के लिए नहीं रो रहा हूँ. तुमच्याऐवजी माझा मुलगा असता तर मला जेवढं दुःख झालं असतं तेवढं माघाशी तुम्ही दुकानावर जायला सांगितलं तेव्हा झालं. वो बोले तुम्हारी जगह पर अगर मेरा लड़का होता और मुझे ऐसा लाने के लिए कहता तो मुझे जितना दुख हुआ होता उतना ही दुख मघाशी यानी उस समय जब तुमने मुझे दुकान पर जाने के लिए कहा तब मुझे हुआ. दादूचा हात धरून मी त्याला घरात नेले. वो दादू का हाथ पकड़ के अंदर ले गया. मी खोलीत गेल्याबरोबर जहागीरदार म्हणाला कुठे गेला होतास. अंदर जाते बराबर जहागीरदार ने उसके दोस्त ने पूछा लेखक से कहाँ गया था. बाहर तार वाला आला होता. वो बोले बाहर तार वाला आया था. तार यानी अब जैसे इमरजेंसी में पहले तार वगैरह भेजे जाते थे ना, टेलीग्राम वगैरह जिसको बोलते वो. तार कुणाची आली तार बुवा यावेळी. वो बोली की इस समय किसकी तार आ गई भैया. तर आईची, फार आजारी आहे ती. वो बोले मेरी माँ की आई है, मेरी माँ बहुत बीमार है. आजारी यानी बीमार. मी घाई ने ट्रंक उघड़ली. वो बोले मैंने जल्दी में जो है ट्रंक यानी बक्सा जिसमें कि कपड़े रखकर बाहर गाँव जाते समय पहले ट्रंक लेकर जाया जाता था जो लोखंडी होता था है ना, वो खोला. उघडली यानी खोला. खुंट्यावरचे कपड़े काढले और वो खुंटाळ्यावरचे यानी जो दीवारों के अंदर पहले एक लकड़ी नुमा वो अटका हुआ रहता था जिसके ऊपर कपड़े लटकाए जाते थे. आजकल हुक वगैरह लगाते हम, पहले लकड़ी के खूंटे लगे हुए रहते थे और उसके ऊपर जो है कपड़े टांगे जाते थे उतारे हुए वगैरह. तो बोले उस पे के कपड़े में तुरंत बूंद के सामान बांधने लगा. जहागीरदार म्हणाला बरं मी जातो हाँ. और फिर उतने में उसका दोस्त बोला अच्छा ठीक है बाबा मैं जा रहा हूँ, तुझे अपनी माँ के तबीयत खराब है वहाँ देखने जाना है तो मैं जा रहा हूँ. त्याला दारापर्यंत सोडून परत आलो. बोलता है कि मैं उसको दरवाजे पे से जब दरवाजे तक जब सोडून परत आलो यानी छोड़कर वापस आया. दादू एखाद्या लहान मुलाप्रमाणे हसत उभा होता. उस समय देखा तो दादू एक छोटे बच्चे के समान
इंसान हंसते हुए खड़ा था। विद्यार्थियों, आपको ये लेसन, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि दादू ये लेसन आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी शब्द का मीनिंग नहीं आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करूँगी। कष्ट नहीं, आपके लिए करूँगी, ज़रूर करूँगी। अच्छा, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से जो है ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को नहीं भूलना चाहिए और मिल बांट कर पढ़ने की आदत लगा लो। तो इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।